हेलो मेरे प्यारे और ना प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ विद पुरुषोत्तम। और चलिए चलते हैं वहाँ से जहाँ हम कल छोड़ गए थे चीज़ों को, यानी हम पिछले वीडियो में जहाँ तक चीज़ें पढ़ चुके थे उसके आगे चीज़ें पढ़ते हैं। बिना देर किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। एक बात शुरू में ज़रूर आपसे कहेंगे, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती हो, आप रोज़ाना प्रतिदिन अध्ययन करते हो, तो आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। सपोर्ट का तात्पर्य ये है, आपको वीडियो को फ्री में नहीं देखना है। फ्री का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको इसका कोई चार्ज देना पड़ेगा, नहीं, आपका चार्ज केवल इतना है मेरे लिए कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा जो आज का टॉपिक है जिसका नाम है गुणज, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और सार गुणनखंड। इनको हम आपको बता रहे हैं। ध्यान रखना है, ये प्यारे बच्चों 4 तरीके के होते हैं, या 4 तरीके के क्या क्या होते हैं। गुणज, जिसको हम गणितीय नाम क्या होता है, अपवर्त होता है। जिसका गणितीय नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं आज गुणज। गुणज के बाद गुणनखंड, गुणनखंड के बाद अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड के बाद सार गुणनखंड। हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान रखना। गुणज का दूसरा नाम, या इसे हम गणितीय नाम भी कह सकते हैं। ये कौन सा नाम है? ये दोनों नाम इसके मैथमेटिकल नेम है। कौन से हैं? गणितीय नाम है इसके। कौन से हैं प्यारे बच्चों? गणितीय नाम है। और इंग्लिश में इसे मल्टीपल कहते हैं। गुणनखंड को गणितीय नेम अपवर्तक, और इसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। इसका नाम अभाज्य गुणनखंड, इंग्लिश में प्राइम फैक्टर कहते हैं। इसको सार गुणनखंड और इंग्लिश में इसे कॉमन फैक्टर कहते हैं। आपने देखा होगा ये 2 चीजें, ध्यान रखना, अपवर्त और अपवर्तक, गुणज और गुणनखंड। आपने कभी ध्यान रखना, ये लगभग 70-80% बच्चे इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि 10-20% ऐसे बच्चे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हालांकि अलग टॉपिक है, लेकिन हम थोड़ा सा नाम के बारे में अंतर बताना चाहते हैं कि इनके नामों में क्या अंतर होता है। ध्यान रखना, एलसीएम का सबको, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों से पूछें तो इसका नाम जो बच्चे बोलते हैं, इसको बोलते हैं लघुत्तम समाप और वर्त होता है। इसका नाम क्या होता है? लघुत्तम समाप वर्त। और इसका नाम क्या होता है? महत्तम। इसका नाम क्या होता है? महत्तम समाप वर्तक होता है। इसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? महत्तम समाप वर्तक। और ज्यादातर बच्चों से पूछो कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो सीधा बोले लघुत्तम समाप वर्तक और महत्तम समाप वर्तक। मतलब वर्तक में और वर्त में कोई अंतर ही नहीं करते हैं। और ये चीज बिल्कुल 100% सत्य है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वास्तविकता में नहीं पता है कि एक में अपवर्त छुपा होता है और एक में अपवर्तक छुपे होते हैं, क्योंकि उतनी गहराई से उन्होंने चीजों को अध्ययन नहीं किया होता है। इसलिए एलसीएम का नाम और एचसीएफ का नाम, एक में अपवर्तक छुपे होते हैं और एक में अपवर्त छुपे होते हैं। अपवर्त, जिसका हिंदी नाम क्या होता है? गुणज होता है। इंग्लिश में इसे हम मल्टीपल कहते हैं, और इसे हम अपवर्तक, हिंदी नाम इसका गुणनखंड होता है, और इसे हम फैक्टर कहते हैं। ध्यान रखना प्यारे बच्चों। अब इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आज ये चीज आप लोग सीख लीजिए, जिनको भी नहीं पता है। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना, इसमें अपवर्त छुपे होते हैं, समान अपवर्त छुपे होते हैं। समान, और इसका 2 अर्थ होते हैं, समान अपवर्त, और इसमें इसके भी 2 अर्थ होते हैं। इसका अर्थ होता है समापवर्तक, का अर्थ होता है समान, और अपवर्तक इसका ये फुल फॉर्म होता है। अब ये चीज कहां तक कितनी लाभकारी सिद्ध होगी हमारे लिए, हम आपको एलसीएम एचसीएफ वाले टॉपिक में जरूर कंफर्म करेंगे। तो चलते हैं, अब हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, ध्यान रखना। इन 4 चीजों के बारे में हम आज भर के पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना। अब हमसे अगर कोई पूछ लेता है ना एक प्रश्न, हमसे अगर कोई पूछ लेता है, भाई आपको गुणज आते हैं? हाँ आते हैं। गुणनखंड? बोले हाँ आते हैं।
अभाज्य गुणनखंड बोले हाँ आते हैं, सार गुणनखंड बोले हाँ आते हैं, कुछ भी आपसे पूछ ले, लेकिन सब चारों के नाम पर आपको एक चीज आती है। ध्यान रखना, जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे आप मेरी बात से सहमत जरूर होंगे। आपको चारों के नाम पर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये भी पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया, आप हाँ में चारों का जवाब देंगे कि मुझे चारों चीजें आती हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यहां पर 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको चारों के नाम पर एक चीज आती है। वो क्या है? जैसे हमने कह दिया 180 लिखा है, 180 के गुणज निकालो, चाहे गुणनखंड, उनसे कुछ भी निकलवा लो, आप लोगों से कुछ भी निकलवा लो। ध्यान रखना, अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनको केवल चारों के नाम पर एक चीज आती है, ये आती है। अगर आपसे गुणज कहें तो यही निकलना है, गुणनखंड कहें तो यही निकलना है, अभाज्य गुणनखंड कहें तो यही निकलना है, और सार गुणनखंड कहें तो यही निकलना। क्या निकलना वो हम आपको बता रहे हैं। आपने इस तरीके से लाइन खींच करके 2 का भाग देना चालू कर देते हैं। बोले 2 का भाग 90 बार गया, फिर 2 का भाग 45 बार गया, फिर 2 का भाग नहीं जाता, 3 का जाएगा तो कितनी बार? 15 बार, फिर 3 का जाएगा 5 बार, और 5 का जाएगा तो 1 बार। यानी आपको ये जो आता है ना, यही आपके गुणज हैं, यही आपके गुणनखंड हैं, यही आपके सार गुणनखंड हैं, और यही आपके अभाज्य गुणनखंड हैं। आपको चारों के नाम पर केवल ये आता है। आपसे कहें गुणनखंड, बोले हाउ जी हैं, अभाज्य गुणनखंड बोले हाउ जी हैं, गुणज बोले हाउ जी हैं, और सार गुणनखंड बोले हाउ जी हैं। इन 2 के नाम तो बहुत ही कम सुने होते हैं, इन 2 के नाम, ये 2 के नाम ज्यादा सुने होते हैं। बोले गुणनखंड बोले हाँ जी हैं, अभाज्य गुणनखंड बोले हाँ जी हैं। मतलब कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए, आपके सबको मिलाकर एक आंसर होता था, वो आंसर आपका ये लिखा है। आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो जरूर मुझे कमेंट में बताना कि जी सर, आप हमारे अभी तक यही गुणनखंड, यही गुणज और यही सार गुणनखंड और यही अभाज्य गुणनखंड होते थे। अब आज हम अलग अलग चीजों, इसके बारे में ढेर सारी जानकारी, इसके बारे में ढेर सारी जानकारी, इतनी जानकारी संभारे नहीं समझेगी आपसे, इतनी सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए हम आपको एक एक लाइन से क्रमबद्ध तरीके से जानकारी देते हैं। देखते हैं, सबसे पहले आते हैं, अभी हम मोटी मोटी आपको जानकारी दे रहे हैं, फिर इतने सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये जो क्लास है इसके बारे में, चारों के बारे में एक क्लास में जानकारी पूरी हो पाना असंभव है। कम से कम 2 या 3 क्लास चाहिए इसको, ध्यान रखना। तो आज की क्लास में जितना भी हुआ जा रहा है मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको करवा रहा हूं। तो देखते हैं हम क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं मल्टीपल पे। मल्टीपल में आप समझ रहे होंगे, मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से जो बना होता है। देखो यहां पर क्या लिखा है? गुणज। आपने हिंदी में 2 शब्द पढ़े होंगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी? आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? गुणज पढ़ाने वाले हैं, और आप गुणज पढ़ने वाले हैं। आपने 2 शब्द हिंदी में पढ़े होंगे, अंडज और पिंडज। हिंदी वाले टीचर से उसका अर्थ पूछना क्या होता है, हिंदी वाले टीचर आपको बताएंगे। अंडज का तात्पर्य अंडा से जन्म लेने वाला, पिंडज का तात्पर्य होता है पिंड से जन्म लेने वाले को पिंडज कहते हैं, और अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं। सेम कंडीशन यहां देखें, गुणज, गुणा से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। अब गुणा से जन्म ले, कैसे जन्म लेगा गुणा से? तो जैसे हमने लिखा 8, अब 8 के आपको गुणज निकालने हैं, तो आपको सर्वप्रथम 8 गुणा 1, फिर 8 गुणा 2, फिर 8 गुणा 3, फिर 8 गुणा 4, फिर 8 गुणा 5, इस तरीके से आप लिखते चले जाते हैं। तो 8 ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 40। अब आप कहोगे सर ये तो पहाड़ा है। बेटा यही यही गुणज हैं, 8 के यही गुणज हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? ये देखो, ये गुणा से जन्म ले रहा है। 1 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, इसमें 5 का गुणा हुआ, तब ये 40 आया है। और इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इनको हम गुणज या मल्टीपल या अपवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं, या अपवर्त कहते हैं, या मल्टीपल कहते हैं। इन चीजों को समझ में चीजें आ रही होंगी। जैसे और हम लिखा संख्या के लिखते हैं, और कोई ले ले। हमने यहां पे लिखा, चलिए 15 लिखा हमने एक संख्या, 15 की ये सब चीजें निकाल लें। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौके 60, 15 पंचे 75। जितने आपको लिखना हो आप उतने लिख लें। आप सारे यानी सब 15 के सभी गुणज आप कभी लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि 15 के जो गुणज होते हैं वो अनंत होते हैं। क्योंकि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओगे, 1 का गुणा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, इसी तरीके से आप बढ़ते जाओगे तो संख्याओं का कभी अंत होता नहीं है। और जब संख्याओं का अंत नहीं होगा तो गुणजों का भी अंत नहीं होगा।
ध्यान रखना प्यारे बच्चों। अब इससे लेकर के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या निकल के आते हैं, सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु किसके लिए बता रहे हैं, गुणज चल रहा है, ध्यान रखना गुणज के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप याद रखना कि किसी भी संख्या का पहला गुणज, किसी भी संख्या का पहला गुणज संख्या स्वयं होती है। हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ पाए हैं क्या, किसी भी संख्या का जो पहला गुणज होगा वो संख्या स्वयं होगी, क्योंकि संख्या में जब हम गुणा करते हैं तो 1 से चालू करवाते हैं। तो 8 है, किसी का भी निकालना, 15 का निकालना 15 एकम 15, 12 का निकालना 12 एकम 12, 18 का निकालना 18 एकम 18, 6 का निकालना 6 एकम 6। तो आप किसी भी संख्या का पहला गुणज निकालोगे तो वही का वही निकलने वाला है। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी संख्या का जो पहला गुणज होता है संख्या स्वयं होती है। अब आगे चल के देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हम लिखते हैं कि किसी भी संख्या के गुणजों, किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या अनंत होती है, अनंत होती है, ध्यान रखना। और यहां पे तीसरा पॉइंट क्या लिखा हमने कि किसी भी संख्या का अंतिम गुणज, किसी भी संख्या का अंतिम गुणज ज्ञात नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं कि अगर ज्ञात हमने कर लिया है तो उसका नाम होगा अनंत या इनफाइनाइट। तो अनंत एक ऐसी संख्या है जिसका मान हम कहाँ बता पाते हैं। तो इसका ध्यान रखना प्यारे बच्चों, गुणजों से या गुणज से 3 महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं जो ये लिखे हुए हैं। किसी और के बारे में हम आपको गुणज निकाल के बताते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे लिखा 9 के गुणज निकालने हैं, तो 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओगे, जहां तक आपको निकालना है आप वहां तक निकाल सकते हो। जहां तक जितनी इनकी संख्या निकालना है आप उतनी इनकी संख्या निकाल सकते हो। तो सबसे पहला गुणज, ध्यान रखना, अब जो हम यहां पर पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर कर देते हैं कि सबसे पहला गुणज संख्या स्वयं होती है। सबसे पहला गुणज संख्या स्वयं होती है। और ध्यान रखना, किसी भी संख्या के गुणजों की जो संख्या होती है ना, किसी भी संख्या के गुणजों की जो संख्या होती है वो अनिश्चित होती है। ये निश्चित नहीं होते कितने होंगे, अनंत होते हैं। कितने होते हैं, अनंत कह सकते हैं, अनिश्चित कह सकते हैं, ध्यान रखना। और किसी भी, हमने लिखवाया, किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या अनंत होती है, ये भी क्लियर हो चुका। किसी भी संख्या का अंतिम जो गुणज होता है वह कभी हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संख्याओं का कभी अंत होता नहीं है। और जब संख्याओं का अंत नहीं होता है तो संख्या के, किसी भी संख्या के गुणजों का भी अंत नहीं होगा। जहां तक आप निकालना चाहें वहां तक आप इनके गुणजों की संख्या निकाल सकते हैं। चीजें क्लियर हो रही होंगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आगे चलते हैं, अब अगला टॉपिक उठाते हैं गुणनखंड। ध्यान रखना, अगला टॉपिक उठा रहे हैं गुणनखंड। गुणनखंड में बहुत सारी चीजें पढ़ना है अपन को, इतनी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें वो पढ़ने के लिए हमें देगा। और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं, कहां से, गुणनखंड से। और यहां से भी क्वेश्चन बन के आते हैं। एक टॉपिक हमने आपको बताया था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यहां से और यहां से, इन दोनों से सबसे ज्यादा पॉइंट आते हैं। और ध्यान रखना, इन सब के नाम पर मुझे केवल एक चीज आती है जो अभी हमने यहां पर लिख के बताई थी तुम्हें, कौन सी, कि कुछ भी तुमसे निकलवा लो 180 के वही निकलते हैं तुमसे, ध्यान रखना। और आप सब लोग मुझसे कुछ हद तक सहमत भी होंगे। चलिए अब देखते हैं गुणनखंड के बारे में। तो गुणनखंड के बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं, पहले हम आपको एक संख्या लिख रहे हैं, कोई भी एक संख्या लिखते हैं और इन चीज़ों को हम मिटा रहे हैं। ध्यान रखना, आपको जो कुछ भी इनमें से लिखना होगा आप लिखते रहिएगा। चलिए, हम इन चीज़ों को हमने मिटा दिया है। अब हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं तुम्हें, वो चीज़ हम देखते हैं। देखा, हमने यहाँ पर कोई एक संख्या लिखी, जो आपको लिखना है हमने यहाँ पे लिखी। हम पढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है गुणनखंड। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है गुणनखंड। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर। अब हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, हमने यहाँ पर कोई संख्या लिखी, चलिए 120। हमने यहाँ पर निकाला, 2 का भाग दिया 60 बार चला जाएगा, 2 का भाग दिया 30 बार चला जाएगा, 2 का भाग दिया 15 बार, 3 का भाग दिया तो 5 बार और 5 का भाग दिया तो 1 बार। अब हम
आपको ये बताना चाह रहे हैं, आपके कुछ भी पूछ रहे हैं आपसे, तो आपके सबके नाम पर केवल एक चीज होती थी, आती थी, भर भर के आपको आती है, बहुत अच्छे तरीके से आती है आपको, लेकिन ये नहीं पता है आपको कि जो मुझे आता है ये आपको मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से ये आता है। किसी को भी कोई भी संख्या दे दें आपको, इस तरीके से आप 2 2 3 3 4 4 के भाग दे करके आप निकाल लोगे लेकिन आपको यह नहीं पता है कि जो यहां 4 चीजें लिखी थी, गुणनखंड, गुणज, यहां पर अभाज्य गुणनखंड और सार गुणनखंड, इन चारों में से चीज है क्या? तो एक तो हम समझ चुके हैं गुणज, तो वो तो हो नहीं सकता है। प्यारे बच्चों, उनमें से ये पता क्या है जो हमने खोजे हैं, इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। इसका नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अब ये कहां से किस तरीके से निकाले जाते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। इसका नाम अभाज्य गुणनखंड क्यों है वो भी हम आपको बताते हैं। अब आप ये बताइए, यहां क्या पाई जाने वाली संख्या, आप यहां देख सकते हैं, यहां पर जो संख्याएं पाई जा रही हैं, यहां पर जो संख्या 2 2 2 3 5, क्या यहां पर सारी संख्याएं आपको अभाज्य नजर आ रही है क्या? यदि सारी संख्याएं अभाज्य नजर आ रही हैं तो निश्चित तौर पर गारंटी है कि ये जो संख्याएं पाई जा रही हैं 2 2 2 3 और 5, ये निश्चित तौर पर 120 के कौन है? अभाज्य गुणनखंड हैं। ये कौन है? अभाज्य गुणनखंड हैं। तो ध्यान रखना, अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी पहचान अभाज्य गुणनखंड की ये होती है, सबसे बड़ी पहचान अभाज्य गुणनखंड की ये होती है कि यहां पर पाई जाने वाली संख्या, इसमें पाई जाने वाली प्रत्येक संख्या एक अभाज्य होगी, एक अभाज्य होगी। जैसे हमने लिखा यहां पर 120 के हम अभाज्य गुणनखंड लिखें तो क्या लिखना होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ध्यान रखना, इनको हम पावर में कन्वर्ट कर दिया, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इसको हमने पावर में भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे हम कहते हैं 120 के क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? 120 के इनको हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। यहां पाई जाने वाली संख्या हमेशा अभाज्य होती है। और एक संख्या के निकालते हैं, चलिए। और हमने यहां पर एक संख्या लिखी, चलिए हमने यहां पर लिखी 270। अब 270 के मुझे क्या निकालने? फिर अभाज्य गुणनखंड। तो देखें, अब अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से, फिर 2 का भाग दिया तो आप कहेंगे सर 135। अब किसका चला जाएगा? 3 का, तो कितनी बार? 45 बार। फिर किसका जाएगा? 3 का, तो 15 बार। और फिर किसका जाएगा? 3 का, तो 5 बार। और 5 का, तो कितनी बार? 1 बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 1। इस तरीके से हम लिख सकता हूं। तो इन चीजों को, इसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। अच्छा, आप सब इनको एक तरीके से और निकाल सकते हैं। अगर आप दूसरे तरीके से निकालना चाहते हैं तो इसी क्वेश्चन को ध्यान रखना, हम जो बता रहे थे अभी 120 के जो गुणनखंड हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। या देखो 120 को हम इस तरीके से, जिसमें भी आपको, आप सोच सकते हो कि 120 किन 2 भागों में टूट सकता है, 2 या 3 या 4, जिन भी कम से कम भागों में या ज़्यादा से ज़्यादा भागों में आप तोड़ना चाहें, आप इसको सोच लें कि आप ये किन 2 भागों में तोड़ना चाहते हैं इनको। तो हमने यहाँ पे लिखा 60 दूनी 120 यानी 60 इंटू 2। आप इस तरीके से, फिर 60 को तोड़ लें तो क्या हो जाएगा? 30 इंटू 2। इस तरीके से फिर 30 को तोड़ लें तो 15 इंटू 2। फिर यहाँ पे तोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5। अब आप कहेंगे सर यहाँ से हम अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकाल पाएंगे? तो नीचे नीचे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, यानी हम अलग पेन से लिखे देते हैं। नीचे जो अलग से देखो, ये 2 नंबर ये हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर 15 को क्यों नहीं लिखा? तो 15 के बदले प्यारे बच्चों हम ये ले चुके हैं। अब आप कहोगे 13 को क्यों नहीं लिखा? तो 13 को हम इन दोनों नंबरों को हम ले चुके हैं। तो ध्यान रखना, जो नीचे नीचे नंबर अलग से लिखे होते हैं, जो अलग से नंबर लिखे होते हैं, इन सभी को अगर हम उठा लेंगे तो ये जो सब लिखे हैं 2 2 2 3 और 5, प्यारे बच्चों यही तो क्या थे? यही तो क्या थे? 120 के क्या थे? अभाज्य गुणनखंड थे। या और किसी के देखना चाहें, या आप जिस तरीके से भी आप 120 को तोड़ना चाहें, हमने 120 को और इस तरीके से तोड़ा, 120 लिखा हुआ है। अब आप कहोगे कि सर किस तरीके से हम तोड़ पाएंगे? तो जो आपके दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया आ रहा है, आप कहेंगे सर 12 10 हो जाएंगे। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 और 5 लिख सकते हैं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 और 3 लिख सकते हैं। 4 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 लिख सकते हो। तो आप ही बताएं, नीचे नीचे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो कौन है? 2 2 है, 3 है, और ये 2 है, और ये 5 है। ये इन सभी को उठा लें जो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर के गोले से यहां पर दिखाए गए हैं। तो इन सभी को आप उठा लेंगे तो ये सभी क्या कहलाएंगे? 120 के क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। हम आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? हम अभी आपको अभाज्य गुणनखंड सिखा रहे हैं।
और हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो एक एग्जाम्पल और हमने देखा, तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे अभी हम 270 के निकाल चुके हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 270। अब 270 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने, या तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप 270 में 2 का भाग, जिसका भी भाग आप जा रहा है आप देते जाएं। ध्यान रखना, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर जो भी आपको दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया आ रहा है, तो हमने इसको लिखा 90 गुणा में 3, आप इसको लिख लेना 45 गुणा 2, या जो कुछ भी लिखना है, यहाँ 30 गुणा 2, सॉरी आप 30 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, आप 15 गुणा 6 भी लिख सकते हैं, जो भी कुछ आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं अपनी मनमर्जी के अनुसार। तो हमने इसको देखा, अब यहां पर सॉरी 45 गुणा 2, फिर हमने 45 को लिखा तो 15 गुणा में 3, 15 को लिखा हमने तो 3 गुणा में 5। ये देखें, अब नीचे नीचे जो नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं उनको हमने उठा लिया, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है। ये जो सब बचे हुए हैं इनको हम क्या कहेंगे, 270 के क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। अब एक चीज और जो विशेष महत्वपूर्ण है आपके लिए, ध्यान रखना, वो कौन सी महत्वपूर्ण बात है हम यहां पर लिख के बता रहे हैं आपको। तो हमने यहां पर लिखा किसी भी संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इनमें जो पाई जाने वाली संख्या होती है वो अभाज्य क्यों होती है। देखिए हमने जैसे कोई संख्या लिखी, चलिए मैंने यहाँ पे लिखा 150। 150 में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 से डिवाइड करते हैं। आपके शिक्षकों ने आपको सिखाया होगा या मैंने आपको बताया होगा कि हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भाग देना चालू करते हैं। तो 2 का हमने भाग दिया तो हमने यहाँ पर कितना लिखा, 75। 75 में फिर 2 का नहीं जा रहा तो 3 का देंगे। 2 के बाद किसको प्रेफर करते हैं, 3 को प्रेफर करते हैं। तो हमने यहाँ 3 का दिया तो 25 बार। अब 3 का नहीं जा रहा है तो आप ये बताइए कि आप 4 का भाग कभी देना पसंद करेंगे, यानी 4 का भाग के देने के बारे में कभी आप सोचेंगे भी। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप ये कहेंगे हम यहां पे 4 का भाग क्यों नहीं देते हैं, हम इसलिए नहीं देते हैं, थोड़ी देर में इसका आपको जवाब मिला जा रहा है। हमने यहां पे 5 का दिया तो 5 बार गया और 5 का दिया तो फिर 1 बार गया। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान रखना, किसी भी संख्या में हम 2 का तब तक भाग देते हैं जब तक 2 का भाग उसमें जाता रहता है। तो आप ये बताइए, हमने जब यहां पर 2 का भाग नहीं जा रहा था तब मैंने 3 का भाग दिया, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, कि जिस संख्या में 2 का भाग अब नहीं जा रहा है उसमें 4 का भाग जाएगा? आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं क्या? हमने एक संख्या और लिखी, चलिए मैंने यहां पे लिखा 560। हमने 2 का भाग दिया कितनी बार, 280 बार। फिर 2 का भाग दिया 140 बार। 2 का भाग दिया 70 बार। 2 का भाग दिया 35 बार और 5 का भाग दिया तो 7 बार और 7 का भाग दिया तो 1 बार। अब आप ये कहेंगे कि सर यहां तक भाग चला गया था, चलिए ठीक है, इसके बाद हमने 3 को क्यों नहीं चेक किया, सॉरी 3 को हमने क्यों नहीं चेक किया, इसके बाद 4 का भाग क्यों नहीं दिया? बिल्कुल 2 के बाद हमें 3 को ही चेक करना है, तो 3 का यहां पर भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। अब हम 4 के बाद, 3 के बाद किसको प्रेफर करेंगे, 4 को। तो क्या 4 के बाद 4 के बारे में आप ये बताइए, जब यहां पर 2 का नहीं जा रहा था तो मैंने 3 को प्रेफर किया था, 3 को हमने चेक किया था, 3 का नहीं जा रहा था तो मैंने 5 का दिया। तो आप ये सोच के बताइए मुझे, आप सब ये सोच करके बताइए कि जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा था क्या उसमें कभी 4 का भाग जा सकता है? कभी नहीं जा सकता प्यारे बच्चों। अब यहां देखना, 5 के बाद हमने सीधा यहां 7 का भाग दिया है, 5 के बाद सीधा 7 का भाग दिया है। आपका प्रश्न ये उठता कि सर 5 के बाद 6 का क्यों नहीं भाग दिया? तो हम फिर से वही क्वेश्चन कहेंगे आपसे, फिर वही आंसर है हमारा कि जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा था, आप उम्मीद कर सकते हैं क्या 6 का भाग जाएगा? जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा था, यहां 3 का नहीं जा रहा था, तो 6 का किस लेवल पे चला जाएगा? क्योंकि 6 में 2 और एक 3 पाया जाता है, तो जहां पर एक 2 3 मिलेगा वहां पर 6 का भाग जाएगा। और ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हम पिछले शेषफल वाले क्वेश्चनों में ये चीजें भर भर के आपको पढ़ा चुके हैं, वो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं, तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, इन चीजों को जो हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, यहां पर पाई जाने वाली प्रत्येक संख्या क्या दिखती है? अभाज्य दिखती है। इसलिए इन सभी का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड होता है। क्या नाम होता है? अभाज्य गुणनखंड होता है। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इनको चाहें आप तो घातों में ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, एक हमने ये भी तरीका बताया था, आप इसको चाहें तो ये 560 के इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको निकालना हो। लेकिन याद रखना, 560 के अगर हम निकालें, आपके दिमाग में जो भी आता हो तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 56 गुणा 10, क्योंकि 0 है तो आप इतना तो अब दिमाग में बनता ही है कि 56 धाम के कितना होगा, 560। इसको क्या हम लिख सकते हैं, 2 और 5। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 56 को, तो हमारे दिमाग में आया 7 और 8। 8 को क्या
क्या लिख सकते हैं हम, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जो सबसे नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं वो नंबर कौन दिखाई दे रहे हैं, 7 है, 2 है, 2 है, 2 है, 5 है, 2 है। ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं यहां पर, इन सभी को हम क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। किसका, 560 का। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी प्यारे बच्चों। अब आप कहेंगे सर ये 8 क्यों नहीं हमने इसमें लिया है, नहीं लेंगे 8 को, क्या 8 अभाज्य है क्या? ध्यान रखना, हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ना कि भाज्य गुणनखंड। आगे चलते हैं। अब चलते हैं, हमें लगता है कि गुणनखंड के बारे अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम आपको पर्याप्त जानकारी दे चुके हैं, लेकिन अभी इस टॉपिक को हम एक बार और उठाएंगे गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए। तो हम आपको अभी थोड़ी इसको स्टॉप करते हैं और आते हैं गुणनखंड के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना, अभाज्य गुणनखंड वाला टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। अभाज्य गुणनखंड वाला टॉपिक अभी हम थोड़ी देर में फिर उठाएंगे। ठीक, चलिए। अभाज्य गुणनखंड से जो संबंधित अभी हम उठाने वाले हैं उस टॉपिक को थोड़ी देर में हम उठाएंगे या कल की क्लास में हम उठाएंगे। तो हम आपको उसमें इस तरीके से क्वेश्चन बताएंगे। यही क्वेश्चन ले लिया कि 560 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, 560 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो वही अभाज्य गुणनखंड हम काउंट करके बता देंगे कि अभाज्य गुणनखंड इसके इतने होते हैं। अभाज्य गुणनखंड, हम इसके गुणनखंड निकाल लेंगे सभी को। इसमें सम गुणनखंड भी पूछ सकता है, इसमें विषम गुणनखंड भी पूछ सकता है, इनका योग भी पूछ सकता है, इनका गुणनफल भी पूछ सकता है, और गुणनफल का इनका गुणनफल भी पूछ सकता है, और गुणनफल में अंतिम अंक यानी गुणनफल का इकाई अंक भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम आपको ढेर सारे पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं, फिलहाल चलते हैं गुणनखंड के ऊपर। तो गुणनखंड के बारे में हम आपको क्या बताने वाले हैं, गुणनखंड किस तरीके से हम खोजेंगे, किस तरीके से हम निकालेंगे, उनका हम प्रयास करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा, सबसे पहले आए हम गुणनखंड के ऊपर। गुणनखंड हम किसे कहते हैं, पहले तो वो समझ लेते हैं। गुणा में किए जाने वाले खंड या किए गए खंड। खंड मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, टुकड़े। खंड मीन्स क्या होता है, इसका दूसरा नाम जो हिंदी में होता है उसे हम क्या कहते हैं, टुकड़े। गुणा में किए जाने वाले खंड को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। गुणा में किए जाने वाले टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। ध्यान रखना, प्रत्येक वह संख्या जिसका दी गई संख्या में भाग चला जाएगा वह दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, चलिए अब हम आपको क्या बता रहे हैं, गुणनखंड बता रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कोई एक संख्या लिखी, चलिए मैंने लिखा 48। अब आपको वे सभी संख्याएं लिखना है, आपको वे सभी संख्याएं लिखना है जिनका भाग आपको वे सभी संख्याएं लिखना है प्यारे बच्चों, जिनका भाग किसमें, 48 में चला जाता है। आपको भी सभी संख्याएं नोट करना है। तो हमने यहां पर संख्याएं लिखना चालू की। सबसे पहले तो आप ये बताइए, सबसे पहले तो हो जाएगा कौन, 1, क्योंकि 1 का प्रत्येक संख्या भाग जाता है, 1 तो होता ही होता है। 1 के बाद किसका भाग जाएगा, 2 का। 2 के बाद किसका जाएगा, 3, फिर इसके बाद 4, इसके बाद 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, इसके बाद 7 का नहीं जाएगा तो 8 का जाएगा, इसके बाद 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं, 12 का जाएगा, 12 के बाद किसका जाएगा, 16 का, 16 के बाद किसका जाएगा, 24 का, और 24 के बाद किसका जाएगा, सीधा 48 का। प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी मैं ये कह सकता हूं, अब यहां से प्रश्न बनेगा हमारे लिए। ध्यान रखना कितने सारे प्रश्न बनेंगे, 48 के। ध्यान रखना, हमें यहां पर सारे प्रश्नों को आपको एक नजर मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रश्न कैसे बनेंगे। तो हमने यहां पे लिखे 48 के कुल गुणनखंड, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, 48 के कुल सम गुणनखंड। ये दूसरा तरीका ये है, सॉरी दूसरा प्रश्न ये है। तीसरा तरीका क्या बनेगा, 48 के कुल विषम गुणनखंड। तीसरा प्रश्न तैयार हो गया। चौथा प्रश्न क्या बनेगा, 48 के सभी गुणनखंडों का योग, ये चौथा प्रश्न बन गया। पांचवा प्रश्न क्या बनेगा, 48 के सभी सम गुणनखंडों
का योग। ये 5वां प्रश्न है। 6वां प्रश्न क्या बनेगा? 48 के सभी विषम गुणनखंडों का योग। 1 2 3 4 5 6। प्यारे बच्चों, ये हमारे सामने 6 प्रश्न खड़े हो गए हैं और इन 6 प्रश्नों का आपको बखूबी आंसर देना है। किस तरीके से आप आंसर देंगे? तो सबसे पहले इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन बन के खड़े हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन हमने आपके सामने लिख दिए हैं, और भी 1-2 क्वेश्चन होंगे हमारे दिमाग में आएंगे, हम वो भी लिख देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि 48 के सभी गुणनखंड। तो पहले तो 48 के हमने गुणनखंड लिखे। हम आपको फिर से शुरू से चलते हैं। 48 के गुणनखंड की अगर हम बात करें, किसी के भी मुझे पहले तो गुणनखंड निकालना होगा। हम यहाँ पर और एग्जाम्पल चलिए देते हैं। हमने यहाँ पे निकाले 30 के गुणनखंड, तो हम आपसे कहते जा रहे हैं गुणा में किए जाने वाले खंड या टुकड़े गुणनखंड कहलाते हैं। तो 30 के निकाले, तो 30 में ध्यान रखना प्रत्येक वह संख्या जिसका भी भाग 30 में डिवाइड हो जाएगा, जिसका भी भाग 30 में चला जाएगा, वह 30 का गुणनखंड कहलाएगा। फिर से सुन लो, जिसका भी भाग 30 में चला जाएगा वह 30 का गुणनखंड कहलाएगा। जैसे सबसे पहला 1, तो 1 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, इसके बाद सीधा 10 का जाएगा, 15 का जाएगा और सीधा 30 का जाएगा। ये प्यारे बच्चों 30 के क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। और हमने लिखे यहाँ पे, अब इनको किस तरीके से हम लिखेंगे? हमने और यहाँ पे लिखे, एक संख्या ले ली 56। 56 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 4 के बाद सीधा 7 का जाएगा, 7 के बाद किसका? 8 का, 8 के बाद किसका जाएगा? सीधा 14 का जाएगा, और 14 के बाद सीधा किसका जाएगा? सीधा 28 का जाएगा, और 28 के बाद सीधा 56 का जाएगा। इन्हें हम क्या कहेंगे? 56 के गुणनखंड कहेंगे। ध्यान रखना, अभी हम आपको एक ऐसा मेथड बताया है गुणनखंड निकालने का जो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम आपको 2-3 तरीके बताएंगे गुणनखंड निकालेंगे। जिस भी तरीके से आपको निकालना हो, आप उस तरीके से गुणनखंड खोज कर निकाल सकते हैं। अब ये कौन सा तरीका है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। ध्यान रखना, किसी के भी आपको गुणनखंड निकालना हो, आप जो हम पहला तरीका बता रहे हैं, किसी के भी आपको गुणनखंड निकालना हो, उसका हम आपको पहला तरीका बता रहे हैं। ये है पहला तरीका। चलिए, हमने यहां पर कोई संख्या लिखी 60, और 60 के मुझे निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम 1 का भाग देते हैं, यानी 1 का तो इसमें भाग जाएगा। तो देके देखो 1 का कितनी बार जाता है? 60 बार। तो यहां लिख दो। अब 1 के बाद किसका भाग जाएगा? इसमें 2 का, यहां 2 लिखो। और 2 का भाग जाएगा कितनी बार? जितनी बार जाएगा जो उसका ये इनपुट कहलाएगा, ये आउटपुट कहलाएगा। ध्यान रखना, ये इनपुट आउटपुट मेथड है। 2 का आप यहां भाग दो, कितनी बार जाएगा? 30 बार जाएगा, यहां लिख दो। इसके बाद अगला इनपुट क्या होगा? 3। 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा, आउटपुट हमने फिर लिख दिया। 4 का भाग जाएगा, लिख दो 4। 4 का भाग जाएगा कितनी बार? 15 बार जाएगा, ये आउटपुट हो गया। इसके बाद 5 का जाएगा, कितनी बार जाएगा? इसमें 12 बार जाएगा। इसके बाद 6 का जाएगा, कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। इसके बाद 6 के बाद, ध्यान रखना यहां तक हम इनपुट हैं, ध्यान रखना ये कौन है? सारे आउटपुट हैं। तो हमने देखा 6 के बाद किसका जाएगा? 7 का जा रहा है क्या? नहीं। 8 का नहीं, 9 का नहीं, अब किसका? 10। 9 के बाद क्या आएगा? 10। और 10 प्यारे बच्चों हम यहां नोट कर चुके हैं, यानी गुणनखंड हमारे पास आ चुके हैं। एक तरीका है, पहला तरीका आपको समझ में आया या नहीं आया? गुणनखंड आप कैसे निकालेंगे? कितनी भी बड़ी संख्या होगी, कितनी भी छोटी संख्या होगी, आप आसानी से गुणनखंड निकाल पाएंगे। अभी और भी तरीका बताएंगे, बहुत सारे तरीके हैं गुणनखंड निकालने के। आपको सब्र करके, सब्र बनाए रखना है और देखते रहना है। आपको अंत तक हम आपको, अभी हो सकता है चीज़ें थोड़ा सा कठिन लग रही होंगी, लेकिन अंत तक हम उन चीज़ों को केवल एक लाइन में परिवर्तित कर देंगे। इन सभी का एक लाइन का आंसर होगा। आप सम एक कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं होगी आपको, हम सभी को अंत में एक लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान रखना, तो सब्र करके वीडियो देखते रहना है। ध्यान रखना, यदि गणित सीखना चाहते हो तो, अगर चैनल को छोड़कर भागोगे, यदि वीडियो को छोड़कर भागोगे, तो ऐसे तो आप भागते रहोगे, जिंदगी में कुछ सीख नहीं पाओगे। एक को देखो, टिका कर देखो। मैं नहीं कहता हूं यही देखो, किसी और का पसंद आ रहा है वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टिका कर देखो। तो देखें आगे, हमने यहां पर देखा, या और कोई संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी, हमने यहां पे लिखा जो आप कहें। चलिए मैंने लिख दिया यहां पर 500 और यहां पर 580, ये लिखा है। अब इसके मुझे गुणनखंड निकालने हैं, या 580 ना लिख करके थोड़ा सा 560 ले लेते हैं। हमने ये लिखे,
अब इसके मुझे क्या निकालने हैं, गुणनखंड। तो सबसे पहले हमने आपको जो बताया था, आपको क्या करना, 1 से भाग दिया। कितनी बार गया, ध्यान रखना, ये इनपुट है, इस तरफ आउटपुट लिखते हैं, कितनी बार जाएगा, 560 बार। इसके बाद कौन सा, 2 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 280 बार। इसके बाद किसका भाग देंगे, 3 का। 3 का देके देखो जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 3 के बाद किसका देंगे, 4 का। तो 4 का हमने भाग दिया, कितनी बार चला जाएगा, तो 140 बार चला जाएगा। इसके बाद हम किसका देंगे, 5 का। तो 5 का जा रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा 5 का जा रहा है, बिल्कुल। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, 112 बार जाएगा। इसके बाद 6 का जाएगा, तो 6 का हमने भाग दिया, तो 6 का भाग नहीं जा रहा है। 7 का जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 × 56, 80 बार जाएगा। इसके बाद 8 का जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 70 बार जाएगा। इसके बाद किसका जाएगा, ध्यान रखना, 70 बार। अब 8 के बाद किसका नंबर आएगा, 9 का। 9 का देखते हैं जाता है, नहीं जाता। 10 का जाता है, बिल्कुल जाता है। कितनी बार जाएगा, 56 बार। फिर हमने लिखा यहाँ पर 56 आ गया। फिर यहाँ पर किसका जाएगा, 10 के बाद कौन होगा, 11। 11 का भाग नहीं जाता है, 12 का भाग नहीं जाता, 13 का नहीं जाता, 14 का जाता है। तो 14 का कितनी बार जाएगा, 14 का भाग दिया तो 40 बार जाएगा। इसके बाद किसका भाग जाएगा, तो 14 के बाद किसका नंबर आता है, 15 का। 15 का जाता नहीं, 16 का देखते हैं, 16 का भी नहीं जाता। 17 का जाता नहीं जाता, 18 का नहीं, 19 का नहीं। इसके बाद 19 के बाद कौन आएगा, 20 का चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो 20 का भाग कितनी बार जाएगा, 28 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, 28 बार जाएगा। अब देखते हैं 20 के बाद किसका नंबर, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं और 27 नहीं और 28 का जाएगा। और 28 हम यहाँ प्यारे बच्चों नोट कर चुके हैं। ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक 560 के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। इन सभी चीजों को आप विश्वास रखिए, जब जब ये अंत होगा इस चीज का, ध्यान रखना, जब भी हम इस चीज का अंत करेंगे, सभी का एक एक लाइन का आपके लिए सॉल्यूशन छोड़ जाएंगे। लेकिन मेरी ऐसी आदत है कि मैं चीजों को शुरू से, ढंग से, बेसिक से समझाता हूं ताकि आप कभी भूल ना पाएं। तरीका नंबर हमने पहला बताया, आप किसी दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहां देखें, जैसे हमने लिखा और हम बड़ी संख्या लेते हैं कोई, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 320। अब प्यारे बच्चों हमें इसके क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। तो हम देखो वही तरीका निकाल रहे हैं, इनपुट आउटपुट वाला 1 डिवाइड करेंगे, 1 से भाग दो, इसमें कितनी बार चला जाएगा, 320 बार चला जाएगा। फिर मैंने इसमें किससे भाग दिया, 2 से भाग दिया, कितनी बार चला जाएगा, 160 बार, ध्यान रखना। इसके बाद 3 का भाग दिया, जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो फिर हम 4 का देंगे। तो 4 का भाग दिया, कितनी बार चला जाएगा, 4 × 8 = 32 यानी 80 बार चला जाएगा। इसके बाद 5 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा, तो 5 × 6 = 30 और 5 × 4 = 20। इसके बाद किसका भाग देंगे, 6 का जा रहा है तो 6 का देंगे, जा रहा नहीं जा रहा, 7 का नहीं, 8 का चला जाएगा। तो 8 का कितनी बार चला जाएगा, 8 × 4 = 32, 40 बार। इसके बाद किसका जाएगा, 8 के बाद 9 का नहीं जाएगा, 10 का जाएगा। तो 10 का कितनी बार चला जाएगा, 32 बार। इसके बाद किसका जाएगा, 10 के बाद 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का जा रहा है, नहीं 16 का जाएगा। तो 16 का कितनी बार चला जाएगा, तो 16 का हमने भाग दिया तो 20 बार चला जाएगा। इसके बाद 16 के बाद कौन होती है, 17, 18, 19 और 20, इनमें से किसी का नहीं जा रहा, 20 का देंगे। तो फिर 20 यहां लिखी हुई है, तो इनको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इनको हम क्या कहेंगे, 320 के क्या कहलाएंगे, सब सारे के सारे गुणनखंड कहलाएंगे। अब ये जो हमने क्वेश्चन लिखे हैं, ध्यान रखना, आप इस यहां से देख करके इन सभी क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने यहां पर संख्या जो 48 को यूज किया है, तो 48 के हम एक बार फिर से लिखे देते हैं। तो यहां पर 1, यहां पर हो जाएगा 48, यहां पर होगा 2, तो यहां पर हो जाएगा 24। ध्यान रखना कहां से आ रही चीजें, यहां से आपको क्रम से चलना है, इनपुट आपको क्रम से चलना है, आउटपुट वो जो छोड़ेगा वो आपको लिख देना है। इसके बाद 3 का भाग दिया तो कितनी बार चला जाएगा, 16 बार। 4 का दिया तो कितनी बार, 12 बार। इसके बाद 4 के बाद 5 नहीं जाएगा, 6 का कितनी बार, 8 का। इसके बाद 7 का भाग इसमें नहीं जाता है। तो 48 के ये सब क्या कहलाएंगे, 48 के ये सब क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, गुणनखंड कहलाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या था हमारे लिए, सबसे पहला क्वेश्चन था कि 48 के कुल गुणनखंड। तो हमने इनको गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हम ये कैसे, गुणनखंड यहां पर आ गए हैं 10, यानी इसका तात्पर्य है कि 48 में कुल मिलाकर के 10 संख्याओं का भाग जा सकता है। 10 से 11वीं संख्या नहीं है जिसका भाग 48 में चला जाए। यानी 48 किन संख्याओं से विभाजित है, 48 कुल मिलाकर के 10 संख्याओं से विभाजित है। 10 संख्याओं का उसमें भाग जाएगा, 11वीं संख्या नहीं हो सकती जिसका भाग 48 में जाता हो। ध्यान रखना, यह है गुणनखंड का तात्पर्य।
ध्यान रखना। अब यहां पर क्या लिखाना है कि 48 के कुल सम गुणनखंड। तो प्यारे बच्चों सम निकालना है, तो सम देख लो, तो ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये भी 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 सम है। तो सम के काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी सम गुणनखंडों की संख्या 8 हो जाएगी। 48 के विषम निकालना हो तो आप काउंट कर लें, यहां पर 3 और 1 2 बचे हैं, या फिर आप एक काम करें कि 10 में से कुल में से अगर सम की संख्या घटा दोगे तो विषम आ जाएंगे, या कुल में से विषम को घटा दोगे तो सम आ जाएंगे। अगला क्या है, 48 के सभी गुणनखंडों का योग। अब यहां पर सभी का योग यानी इन सभी को हमें क्या करना प्यारे बच्चों, जोड़ना है। तो हमने यहां पे जोड़ा, तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, उस 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, और 24 और 12 36, 36 और 16 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 52, 52 और 24, 52 और 24 76, और 76 और 48 यानी 76 और 48 कितना हो जाएगा 8 से 14 की 4 हाथ से लाइए 1 कितना हो जाएगा 7 4 11 और 1 12 यानी 124। यानी उसने पूछा था कि 48 के सभी गुणनखंडों का योग, तो आंसर आ जाएगा 124। फिर यहां पर पूछा है कि 48 के सभी सम गुणनखंडों का योग, या यहां पर पूछा है 48 के सभी विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम वालों का कितना होगा, विषम 2 थे हमारे पास, कौन कौन, ये दोनों, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो विषम का 4 होगा, सभी का 124 है, विषम का 4 है, तो अगर सम का निकालना होगा तो 124 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 120, या फिर आप सभी सम गुणनखंडों को जोड़कर भी निकाल सकते हैं। तो ये तो जो हमने अभी तरीका बताया बिल्कुल बेसिक तरीका बताया, जिस तरीके से बिल्कुल बेसिक है, ध्यान रखना। अब हम आपको एक एक करके इनके एक एक लाइन के मेथड बताते हैं। तो एक एक लाइन के मेथड निकालने से पहले इन चीजों को सबसे पहले जान लेते हैं कि इन चीजों को खोजते कैसे हैं। तो हम इन चीजों को सबको मिटा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि 48 के गुणनखंड निकालने का कोई दूसरा तरीका क्या है। 48 के गुणनखंड निकालने का दूसरा तरीका क्या है, हम आपको वो बता रहे हैं। तो हमने देखा, अभी हमने आपको पहला तरीका जान लिया है कि 48 के हम गुणनखंड निकालते कैसे हैं। अब हम बता रहे हैं कि 48 के जो गुणनखंड होते हैं वो दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने यहां पर संख्या लिखी कोई भी, चलिए 48 लिख दी प्यारे बच्चों, हमने लिखे। अब 48 के वैसे कौन कौन होते हैं वो हम आपको बता चुके हैं, कौन कौन होते हैं ध्यान रखना। 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 4 के बाद कौन होगा 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 24 होगा और 48 होगा। ये सारे हमने यहां से यहां तक लिख दिए हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, ध्यान रखना। 48 के गुणनखंड निकालने से पहले, 48 के गुणनखंड निकालने से पहले 48 के अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। दूसरा तरीका बता रहे हैं, ध्यान रखना। मेथड प्यारे बच्चों सेकंड बता रहे हैं। ये जो मेथड था, ये जो था, ये मेथड फर्स्ट था। अब हम आपको क्या बता रहे हैं, मेथड सेकंड बता रहे हैं। दूसरे तरीके से आप कैसे निकाल पाएंगे, तो इन चीजों को हम आपको निकालने का तरीका बता रहे हैं। तो ध्यान रखना, 48 के हमें क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। 48 के क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। तो 48 के गुणनखंड निकालने से पहले हम आपको बता चुके हैं 48 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो ये क्या कहलाते हैं, इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकलते हैं, या इस तरीके से निकलते हैं कि इसको हम किसी में तोड़ लो तो 16 गुणा 3 हो जाएंगे। 16 को क्या तोड़ लोगे, 8 गुणा 2 हो जाएंगे। फिर इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, 4 2 में तोड़ सकते हैं। 4 को क्या हमें 2 2 में तोड़ सकते हैं। तो एक ये है, दूसरा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन सभी को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, 48 के क्या कहेंगे, हम गुणनखंड कहेंगे। गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड। तो हमने या इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो 2 से डिवाइड 24 बार, फिर 2 का भाग दिया तो 12 बार, 2 का दिया तो 6 बार, 2 का दिया तो 3 बार और 3 का दिया तो 1 बार। अब इसको हमें घातों के रूप में ट्रांसफर करना है। देखो 2 कितनी बार मिला, 1 2 3 4 बार। 2 कितनी बार था, 1 2 3 4 बार और 1 बार 3 1 बार 3। तो इसको हमें घातों के रूप में ट्रांसफर करना है, ध्यान रखना। तो हमने लिखा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1। चीजें समझ में आ रही होंगी। हम आपको ध्यान रखना आप क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप चीजें समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। हम ये समझा रहे हैं आपको 48 के हमें क्या निकालने हैं, गुणनखंड। 48 के गुणनखंड दूसरे तरीके से, दूसरा इसका मेथड है। पहला मेथड हम आपको बता चुके हैं, इनपुट आउटपुट वाला मेथड। 1 से भाग दो 48 बार, 2 से दोगे 24 बार। यहां इनपुट लिखते जाओ और यहां आउटपुट लिखते जाओ। हम दूसरा तरीका बता रहे हैं 48 के गुणनखंड निकालने का। तो उससे पहले आपको 48 के गुणनखंड निकालने का दूसरा तरीका, तो उससे पहले आपको उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे और इससे हमने अभाज्य गुणनखंड यहां पे निकाल लिए हैं। अब देखेंगे, तो हमने इनको निकाला। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इन चीजों को ध्यान रखना। अब यहां पर जो लिखा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1।
हमें क्या करना है, आधारों से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल घातों को देखना है। घातों में एक एक जोड़ना है, तो 4 के कितना हो जाएगा 5 और 1 का कितना हो जाएगा 2। ध्यान रखना घातों में एक एक जोड़ देना है, घातों में एक एक जोड़ देना है और गुणा कर देना है, तो 5 दूनी कितना आ जाएगा 10। यानी ध्यान रखना मेथड नंबर पहले से 48 के गुणनखंडों की संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ चुकी गिनती आ चुकी है 10। अब आप ये कहेंगे, ध्यान रखना इससे सर्वप्रथम गिनती आएगी, इससे सर्वप्रथम उसकी काउंटिंग यानी कितने हैं वो निकाल पाएंगे आप। अगर आप ये चाहते हैं कि सर कौन कौन है, ये कौन कौन है ये कैसे निकालेंगे, कौन कौन का जवाब कैसे आएगा, तो प्यारे बच्चों कुछ भी चीज सीखना हो क्यों लगा दो, क्यों होता है ऐसा हम आपको बताते हैं। देखें अब सबसे पहले यहां पर क्या था 2 की पावर 4, तो हमें यहां पर क्या लिखना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 और 2 की पावर कितना होगा 4। फिर हमने देखा यहां पे कौन था 3 की पावर 1, तो यहां लिखना 3 की पावर 0, 3 की पावर क्या है प्यारे बच्चों 1। ध्यान रखना अब इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हमने अगले फॉर्मेट में लिखा 2 की पावर 0 का तात्पर्य क्या होता है 1, 2 की पावर 0 का यानी किसी की भी पावर प्यारे बच्चों 0 होती है उसका आंसर हमेशा क्या होता है 1 होता है, वो चाहे चर राशि हो या अचर राशि। अगर 2 की पावर 0 होगी तो 1 होगा, ये कौन सी राशि है प्यारे बच्चों, ये चर राशि है, तो इसका भी मान कितना होगा 1 होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, जिनको पता नहीं होगा इन चीजों को ध्यान रखना। तो हमने देखा यहाँ पे अब इस चीज को दूसरे फॉर्मेट 2 की पावर 0 क्या होगा 1, 2 की पावर 1 क्या होगा 2, 2 की पावर 2 क्या होगा 4, 2 की पावर 3 क्या होगा 8, 2 की पावर 4 क्या होगा 16, 3 की पावर 0 क्या होगा 1। फिर यहां पर 3 की पावर 1 क्या होगा 3। अब हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमें प्रत्येक गुणनखंड हमें दिखाई दे, किस तरीके से हम इन चीजों को निकाल पाएंगे सेकंड मेथड से, हम आपको वो बता रहे हैं। तो हमने यहां पे देखा इन चीजों को हमने पहले 2 की पावर 4 को इस फॉर्मेट में लिखा, 3 की पावर 1 को इस फॉर्मेट में लिखा, फिर इन चीजों को इस फॉर्मेट में। अब क्या काम करना है आपको, प्रत्येक संख्या में गुणा करना है। तो 1 का 1 में गुणा करें कितना आएगा 1, फिर 1 का 3 में करें तो कितना आएगा 3, फिर 1 का 3 में हो गया। अब 2 का करना है दोनों में, तो 2 का 1 में करोगे तो कितना आएगा 2, और 2 का 3 में करोगे तो कितना आएगा 6, फिर 4 का करोगे 1 में तो कितना आएगा 4, फिर 4 का 3 में करोगे तो कितना आएगा 12, फिर 8 का 1 में करोगे तो कितना आएगा 8, और 8 का 3 में करोगे तो कितना आएगा 24, फिर 16 का 1 में करोगे तो कितना आएगा 16, और 16 का 3 में करोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 48। आप मिला सकते हैं इन संख्याओं को, और इन संख्याओं का यह दोनों चीजें एक ही है क्या प्यारे बच्चों, मिला के देखें आत्मा भर गई होगी संभवतः। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आ रहा है। किसी और के निकाल के बताते हैं। ध्यान रखना अभी हमने आपको क्या बताया, सेकंड मेथड के तहत गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम आपको वो सिखा रहे हैं। हमने देखा यहां से हम यहां से देख रहे हैं, देखें एक और हमने यहां पे संख्या लिखी, चलिए मैंने यहां पे लिखा कुछ भी 56 लिखा, इसके तुम्हें क्या निकालना है गुणनखंड निकालना। तो वैसे हम लिखे देते हैं 1 2 के बाद 3 का नहीं जाता, 4 के बाद किसका जाएगा सीधा किसका जाएगा 7 का जाएगा, 7 के बाद 8 का, 8 के बाद किसका जाएगा प्यारे बच्चों 8 के बाद 9 का नहीं जाएगा, 10 का, 11 का नहीं, सीधा 14 का जाएगा, 14 के बाद सीधा 28 का, और 28 के बाद सीधा 56 का जाएगा। देखो 1 का भाग 56 बार, 2 का भाग 28 बार, 4 का भाग 14 बार, 7 का भाग 8 बार। ध्यान रखना इनपुट आउटपुट मेथड है ये, कौन सा है मेथड नंबर 1। अब हम मेथड नंबर 2 की सहायता से यही चीजें निकाल के बताना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है मेथड नंबर 2 में प्यारे बच्चों, मेथड नंबर 2 में मैंने आपको क्या बताया था कि 56 के आपको क्या करने होंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया 28 बार, 2 का भाग दिया तो 14 बार, 2 का भाग दिया तो 7 बार, और 7 का भाग दिया तो 1 बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। अब इसको हमें फिर से हमने आपको बताया कि उसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो आधारों से कोई मतलब नहीं है, घातों में एक एक जोड़कर गुणा कर दो, तो 3 के हो जाएंगे 4 और 1 के हो जाएंगे 2, और 4 दूनी 8। प्यारे बच्चों इनकी संख्या 8 होगी, गिन के देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आप ये चाहते हैं कि इन चीजों को हम किस तरीके से निकाल पाएं। ध्यान रखना अगर हमें ये सारी संख्याएं निकाल के देखनी है तो किस तरीके से, वो भी हम आपको बताते हैं। यहां देखें 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 से चलना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3।
7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। फिर इसको हमने अगले फॉर्मेट में लिखा तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा 4 और यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 8, यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा 7। अब आपको क्या काम करना है, प्रत्येक संख्या में गुणा करना है। तो 1 का गुणा करें 1 में तो 1 हो जाएगा, 1 का गुणा करें 7 में तो 7 हो जाएगा, 2 का गुणा करो 1 में तो 2 हो जाएगा, 2 का करो 7 में तो 14 हो जाएगा। इसके बाद 4 का करोगे 1 में तो 4 आ जाएगा, 4 का करोगे 7 में तो 28 आ जाएंगे। फिर यहाँ 8 का करोगे 1 में तो 8 आ जाएगा और 8 का करोगे 7 में तो कितना आ जाएगा, 56। प्यारे बच्चों इन संख्याओं को आप मिलाकर के देखें, क्या एक ही हैं क्या, और चीजें समझ में आई क्या, आ रही हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ रही हूं। अब इनमें बहुत सारी चीजें हमें खोजना है, सम खोजना है, विषम खोजना है, इनके गुणनखंडों का योग खोजना है, इनके सम गुणनखंडों का योग खोजना है, विषम गुणनखंडों का योग खोजना है, बहुत सारी चीजें अभी रह गई हैं। और देखते हैं अब इस चीजों को हम किस तरीके से, ध्यान रखना हम आपको जो बता रहे हैं, हमने आपको दोनों मेथड के तहत गुणनखंडों की संख्या निकालना बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, ध्यान रखना। और अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे कि सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से ध्यान रखना विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इनका योग कैसे निकालते हैं। हम सभी प्रश्नों के जवाब एक एक लाइन के बनाएंगे आपके लिए। हम आपको समझाएंगे, पहले हर एक चीज समझाएंगे, बेसिक से लेके चलेंगे और लास्ट में हम आपको सभी प्रश्न का जवाब एक एक लाइन का बना देंगे। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में ढेर सारी चीजों को लेकर के, बहुत सारी चीजें सॉल्व करवाएंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चीज़ों को, जो वीडियो हैं, शेयर करें, कमेंट करें अपने मित्रों में, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारी खुलकर। चलिए धन्यवाद।